नमस्कार। टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले पहले आनंद जी को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। मैंने इतना ही बोला था, ये मेरे क्लास फेलो हैं और हम दोनों इकट्ठे स्कूल में पढ़े हैं। आनंद काफी सालों से ये समता पार्टी के और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पर्सनल तौर पर ये जुड़े रहे थे और उसके बाद आजकल ये अपना एक चैनल चला रहे हैं, दी पब्लिक इंडिया, यूट्यूब पर है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये इन्होंने इस चैनल को शुरू किया था, फाउंडर एडिटर है। आनंद, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द आप अपने बारे में बता दें, क्योंकि इधर के जो दर्शक हैं साउथ में वो थोड़ा जानना चाह रहे हैं। जी अजय, मतलब दो चीजें वेरी क्विकली। एक तो कॉमन थ्रेड ये है कि हम और तुम स्कूल में साथ रहे। स्कूल के बाद अजय वाज अ बेटर स्टूडेंट, तो अजय आईआईटी चले गए। मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने के बाद आई ज्वाइन स्टील अथॉरिटी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। मैं अंग्रेजी का शब्द थोड़ा ज्यादा यूज इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि दक्षिण भारत में हम लोगों की ये जाति होती है व्हेन वी थिंक कि उनको हिंदी आनी चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजी शायद कॉमन लैंग्वेज ज्यादा है जहां तक दक्षिण भारत की बात है। तो मैं आई जॉइंड स्टील अथॉरिटी एज मैनेजमेंट ट्रेनी, वर्कड विद सेल फॉर अबाउट 14 years, एंड देन जॉर्ज फर्नांडिस से वी हैड अ फैमिली रिलेशनशिप सिंस 67-68। मेरा बड़े भाई जो पॉलिटिक्स में थे, पहले वो एमएलए थे, एमपी थे, उनकी वजह से वी वर वेरी क्लोज टू जॉर्ज। और जॉर्ज साहब ने 94, आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली इन दी फ्रॉम 87-88, और जॉर्ज साहब ने बिना मुझसे पूछे 94 में समता पार्टी जब बनी तो उसका मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। एंड देन आई हैड टू रिजाइन ओवरनाइट। और फिर वो मैं पूरे टाइम फुल टाइम पॉलिटिशियन था। बिहार और महाराष्ट्र का प्रभारी था। प्रभारी मतलब इंचार्ज, सेक्रेटरी इंचार्ज जो होते हैं, हर एक को कुछ कुछ वो दे दिए जाते हैं। एंड देन व्हेन दिस तहलका हैपेंड, और जब मुझे भी साफ दिखने लगा कि अब पार्टी में पैसा नहीं लिया जा रहा, मतलब जो है वो पार्टी फंड नहीं ले रहे हैं लोग, पर्सनल फंड को भी रेस कर रहे हैं, देन आई लेफ्ट समता पार्टी। उसकी सारी मतलब प्राइमरी मेंबरशिप, सारी पोस्ट, सब कुछ छोड़ दिया। और मतलब एट अ एज विच इज वेरी क्रूशियल, फिर मुझे एक नए वोकेशन की तलाश थी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं नौकरी के लिए बेकार हो चुका था, क्योंकि आप जब धोती कुर्ता पहन के और नेताओं के साथ रह लीजिए तो यू आर नॉट फिट फॉर सर्टेन थिंग्स। देन दी नेचुरल प्रोसेस में हुआ कि व्हाई नॉट पत्रकारिता, एंड आई एम अ वेरी लेट एंट्रेंट टू पत्रकारिता इन दैट वे। और मैंने एक लोकमत नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसका उत्तर प्रदेश को हेड किया, सक्सेसफुली चलाया। और फिर जब ये सोशल मीडिया का समय आया तो 1918 में अप्रैल में आई स्टार्टेड दिस चैनल मतलब साथ साथ में अपना प्रिंट मीडिया भी चल रहा। तो फिर एक समय आया कि मैंने प्रिंट मीडिया को बंद किया, एंड आई एम नाउ फुल टाइम इनटू द सोशल मीडिया चैनल। किताब भी लिखने की कोशिश करता हूँ, कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, और दैट इज द जर्नी। तो मेरा एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये है कि अच्छा, दूसरा एक मेरा ये है कि मैं अपने ब्रदर का जो इलेक्शन होता था उसको मैं ही हैंडल करता था। तो 77 के पहले जनरल मतलब जो इलेक्शन हुआ, तब से लेके 2019 तक के इलेक्शन को हैंड्स ऑन मैंने किया है। तो ये 10-11 इलेक्शंस को मैंने हैंड्स ऑन जब किया है, तो इलेक्शन में दोनों तरफ से, फ्रॉम द रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लास्ट 15-20 years, एंड फ्रॉम अ कंटेस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसके दोनों पक्ष को थोड़ा पहचानता हूं। समता पार्टी में रहा हूं तो इसलिए थोड़ा नीतीश जी को भी जानता हूं। एक समय बहुत घनिष्ठता थी, अब नहीं है, मतलब घनिष्ठता नहीं, अब ठीक है, वी नो ईच अदर, नथिंग मोर देन दैट। सो दैट इज इन नटशेल अजय, मेरे ख्याल में, जो विल गिव यू सम आइडिया कि जब मैं फैक्चुअल होता हूं या मैं कभी-कभी लोगों को लगता है आप क्रिटिकल ज्यादा है, तो दैट माइट बी एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि मैं पॉलिटिक्स के दोनों पक्षों को देखा हूं, मतलब टेबल के उस तरफ भी रह के देखा था और अब इस तरफ भी आ गया हूं। अजय जी,
जी, धन्यवाद आनंद। दैट पुट्स द रिकॉर्ड स्ट्रेट। काफी लोग पूछ रहे थे कि हाँ, आनंद वर्धन के बारे में बताइए। अब आप जो है नीतीश से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत पहले जॉर्ज से जुड़े थे। बिहार के बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं, जितने भी हमारे नॉन लोग हैं। तो आज का कार्यक्रम मैं, क्योंकि सुर्खियों में भी है नीतीश जी, उसी पर मैं करने लगा हूँ। कल एक प्रोग्राम में मैंने आपको देखा था, जहां पे आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये शायद एक साजिश है बीजेपी की, कि उन्होंने नीतीश कुमार को भेजा गठबंधन में और फिर वहां से निकाल लिया। जिस समय आप ये प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने तो शाम में देखा था, उस समय मैं ये डेटा एनालाइज कर रहा था। तो मैं एकदम से इसलिए चौंक गया क्योंकि यही निष्कर्ष मैंने भी निकाला था उसी डेटा को देखकर, कि यहाँ पे अगर हम लोग ये डेटा पहले देख लेते तो शायद हम लोगों को आश्चर्य नहीं होता और ये नीतीश कुमार की चाल हम पहले ही पकड़ लेते। तो इसमें चाहे आप स्ट्रैटेजी बोलिए, उन लोगों की अच्छी रही या हम लोगों की बेवकूफी रही कि हम लोगों ने नीतीश पर विश्वास कर लिया और वो सोच रहे थे कि वो महागठबंधन में आ गए हैं। लेकिन डेटा मैं आज आपको ये दिखाऊंगा। तो मैं 3-4 स्लाइड से शुरू कर रहा हूं और प्रश्न आपसे ये है, एक तो जनता दल का जो ओरिजिन है, वो जनता पार्टी से जनता दल बना विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद। उसके बाद टूट के और कई सारे जनता दल बन गए, जेडीएस बन गया, जेडीयू बन गया, आरजेडी, समाजवादी। तो ये एक एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म तो है ही। और अगर आप देखें, इसमें से शायद मेरे मेरे को जो ध्यान है, एक ही पार्टी है आरजेडी जो जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। अन्य कोई ऐसी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको आप ये बोल सके कि हाँ, इन्होंने कांग्रेस का लगातार साथ दिया। वो अपॉर्चुनिटी बेस हो सकता है, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। तो एक तो इस बैकग्राउंड के साथ कि नीतीश कुमार पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली एक एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म को बिलोंग करते हैं। और दूसरा यही है, जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, वो थोड़ा सा आप देख के उस पर कमेंट करें कि ये डेटा और जो आजकल हो रहा है उसमें क्या कोरिलेशन है। ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 9 बार ओथ ले चुके हैं चीफ मिनिस्टर की। ये 2000 में बने थे, सबसे पहले 7 दिन के लिए बने थे। इन्होंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद राबड़ी देवरी ये अपनी मेजॉरिटी नहीं ला पाए थे। अब 6 इलेक्शन हुए हैं और ये 9 बार इन्होंने शपथ ली है। बताना केवल मैं ये चाहता हूं कि ये कई बार, 3 बार बीच में बगैर इलेक्शन किए इन्होंने साइड जंप की हैं। 2010 में इन्होंने साइड नहीं चेंज की, जीतन राम मांझी को बनाया और फिर से दोबारा आ गए जीतन राम मांझी को एक्सपेल करके। 2016 में इन्होंने एक बार साइड स्विच की और 2015 वाली असेंबली में इन्होंने 2 बार शिफ्ट किया और 2020 में इन्होंने अब 3 बार कर चुके हैं। तो ये जाने जाते हैं इधर से उधर जंप करने के लिए। केवल मैं ये बताना चाहता हूं इसमें कि ये एनडीए के साथ जो 24 साल हैं, उसमें से लगभग 14 साल ये एनडीए के साथ रहे हैं और महागठबंधन के साथ ये 3 साल 2 महीने 18%, 18% of the time he has been with Mahagathbandhan and 82% he has been with NDA. तो बेसिकली ये एनडीए के ही साथी हैं। ये केवल अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जब इन्हें वहां कुछ दाल नहीं गलती है तभी ये यहाँ पर आए हैं, नहीं तो लगातार ये एनडीए बीजेपी के पार्टनर बने रहे हैं। इस स्लाइड में मैं एनालाइज, आपको जल्दी से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैं आपको केवल इसमें से कुछ ही चीजें बताऊंगा। आपको 2005 के 2 इलेक्शंस थे, एक बार फरवरी में हुआ था, एक बार नवंबर में, तो उसका डेटा है। 2010 का है, 2015 और 2020, ये 5 इलेक्शंस का डेटा है। और आप केवल ये ग्रे वाले लाइन पर थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें। 2005 में ग्रे है, जेडीयू को कितनी सीट मिली थी। जेडीयू को 55 मिली। फिर 2005 नवंबर में उन्होंने अच्छा किया, 88 सीट्स हो गई। 2010 में
एनडीए बीजेपी प्लस जेडीयू इनका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जेडीयू को 115 और बीजेपी को 91, ये इनका सबसे अच्छा था, यहाँ पे ये पीक में थे। उसके बाद केवल ये दिखा रहा हूं मैं कि जेडीयू डिक्लाइन पर है। अगले इलेक्शन 2015 में 71 और पिछले इलेक्शन में 43 सीट्स आई थी, तो जेडीयू का ग्राफ नीचे है। उधर अगर आप आरजेडी देखेंगे, आरजेडी 2010 में सबसे लोएस्ट उस पर थी, उसके बाद ये बढ़ते गए। 2015 में 18, पिछले इलेक्शन में लगभग उतनी थी, 75 सीट्स आई थी। कांग्रेस भी जो 2010 में बिल्कुल 4 सीट्स मिली थी, उसका भी ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर ही बढ़ रहा है, 27 और पिछले इलेक्शन में 19। तो अगर मैं ये पीछे का क्लटर हटा दूं तो आपको जेडीयू जो ग्रे लाइन है वो नीचे आती नजर आएगी, आरजेडी ऊपर या लगभग सेम है, बीजेपी ऊपर नीचे होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कांग्रेस का ऊपर है। तो अगर आपके सामने ये डेटा हो जो नीतीश कुमार के सामने रहा होगा अवश्य, और अब आप 2024 में नेगोशिएट कर रहे हैं सीट्स के लिए, तो ये सामने दिखेगा उनको कि जेडीयू डिक्लाइन पर है, आरजेडी उसी लेवल पे है या ऊपर बढ़ रही है, कांग्रेस ऊपर बढ़ रही है। तो नेचुरली उन पर एक प्रेशर बनेगा, उनको उतनी सीट्स कंटेस्ट करने को नहीं मिल सकती हैं महागठबंधन में। और ये बात आज कोई नई नहीं है, ये बात बहुत पहले से सबको पता है, ये डेटा पुराना है। तो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो महागठबंधन में आ गए तो यहाँ उनका सर्वाइवल होने वाला नहीं था, और ये बिल्कुल ये डेटा दिखा रहा है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये सारा काम एक कॉन्स्पिरेसी था जिसमें नीतीश जी को यहाँ भेजा गया। आप डेट्स भी अगर देखेंगे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली है उसके आसपास ही ये महागठबंधन में आए हैं, और जब भारत जोड़ो यात्रा बिहार पहुंच रही है तब ये निकल गए हैं। तो डेट्स भी आप मैप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी कहिए या कॉन्स्पिरेंसी कहिए, जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाए। आनंद, मैं थोड़ा इस पे एक दो चीजें इसलिए थोड़ा अजय कर दूं कि जो सेकंड स्लाइड है उसमें एक्चुअली आपने 17 साल का ब्यौरा दिया है, ऊपर आपने 24 साल लिखा है। अगर 24 साल की जब आप बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये 8 साल और है। मतलब इफ यू गो बाय 24 ईयर्स तब वो डेटा और मतलब वो 82% नहीं है, वो और आगे बढ़ जाएगा। मैं जो शायद अपनी बात आपसे कह पा रहा हूं, क्योंकि 2000 में जब ये पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, तब से लेके आज तक ये करीब करीब 21 साल 22 साल तक बीजेपी के साथ रहे। 21 साल, मतलब आप ही के डेटा से मैं उठा के बोल रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, एक दो चीजें मतलब जो क्वेश्चन है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जब मैं बात करता हूं तो उसका कारण क्या है वो मैं बता दूं। बीजेपी की जो मतलब उसका जवाब मेरे पास आज भी नहीं है। आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। एंड मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं कि दर्शकों को ये चीज समझना है कि ये क्या हो रहा है। 2010 का अगर आप फिगर ले लें तो उस समय जनता दल यू की 115 सीटें आई थी और बीजेपी की 91 थी, और ये साथ में लड़े थे एज एनडीए। जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जनता दल यू 141 सीट पे लड़ा था और बीजेपी 102 सीट पे लड़ी थी। तो मतलब जनता दल यू वाज अ सीनियर पार्टनर, 141 102। उसके बाद कॉन्स्पिरेसी के तहत जो लास्ट इलेक्शन हुआ, जो 2021 का इलेक्शन था, 2020 का इलेक्शन था, उसमें अमित शाह साहब ने जिस तरह से चिराग पासवान को पीछे लगा के इनको हरवाने का काम किया जेडीयू को, वो सामने था। नीतीश कुमार का जो मतलब एनीवन कैन रीड, नीतीश कुमार तो हम आपसे ज्यादा, जो एक आदमी 17 साल से मुख्यमंत्री है उसकी, वो हम सबसे ज्यादा समझता है पॉलिटिक्स। हम सारे कंबाइंड जितने लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझता है, तो ये उनको भी समझ में आ रहा था। तो पहली चीज तो यह है कि नीतीश कुमार जी की वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ये जानते हैं कि कभी भी ऑन हिज ओन कभी भी उनकी मेजॉरिटी नहीं आ सकती है।
क्योंकि वो लास्ट उनको 2010 में वो मिला था कि 141 में अगर 122 ले आते तो जेडीयू ऑन हिज ओन वो हो जाता, लेकिन अब वो कभी नहीं ला सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये लगती है कि आप जितने क्वेश्चन कर लीजिए, एक चीज का आंसर अभी भी नहीं मिलता है कि नीतीश कुमार जी को वापस बीजेपी में जाने के बाद अपयश में बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग अ टर्म, अपयश के अलावा और क्या मिला है। वो अब लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में वो इंडिया गठबंधन के नेशनल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किए जाते थे कि भाई उनको हुआ, उनके साथ ये गड़बड़ हुई। यहां पे वो नेशनल, जब जो बीजेपी में अब हैं तो जेपी नड्डा अब उनके उसमें आते हैं। आप अगर कहीं भी देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट ओथ सेरेमनी होती है वहां जेपी नड्डा को बुलाए, जेपी नड्डा पीछे रहते हैं। जेपी नड्डा इज अ वेरी, तो वो नीतीश कुमार ने विश्व बीजेपी के सामने अपनी हैसियत क्या कर ली है, नंबर एक तो ये है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने जब उनको उनकी जगह भी दिखाई है, दो लोग जो सबसे ज्यादा गाली, जिसको बिहार की जो भी पॉलिटिक्स फॉलो करता है, जो सुबह शाम दोपहर रात में अगर उठ के रात में सोते समय भी अगर गाली देते थे, नींद में सपने में भी गाली देते थे, उन दो बीजेपी लीडर का नाम था सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी के पिता शक्ति चौधरी के मेरे बहुत घनिष्ठ रहे हैं। जब समता पार्टी थी तो वो नीतीश का दूसरा वाले कैंप को समता पार्टी में वो उसका नेतृत्व वो करते थे, जो एंटी नीतीश कह लीजिए, या जो एक पार्टी में जो विद इन दी पार्टी जो चलता है, स्ट्रॉन्ग लीडर थे। अब उनके लड़के हैं सम्राट चौधरी, और दूसरे विजय कुमार सिन्हा, जिनके साथ एज स्पीकर ऑफ द हाउस जो नीतीश कुमार जी का जिस तरह का वाद विवाद हुआ था वो सबको याद है, अभी एक साल पहले। बीजेपी हैज सीन टू इट कि ये दोनों लोग ही आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो ये नहीं है कि आप रेणुका कुमारी जी और सुशील मोदी जी जो आप चाहेंगे, नहीं, इन दोनों को दे कि जो आपको सबसे ज्यादा, आप जिससे सबसे ज्यादा गाली देते थे, जिससे आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थे, उनको बनाया। तो बीजेपी ने अपनी मैसेजिंग बहुत क्लियर की है। दूसरा, बीजेपी ने यह भी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि इट इज बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप वो जो डिसाइड करेगी। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह ये सामने हैं। दूसरा, वो सामने वाले दल को अब वो इंपॉर्टेंस नहीं देगी, वो ऑन देयर ओन दे विल डिक्टेट टर्म्स। अगर वो उद्धव ठाकरे को, अगर आपको याद हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने उनको कुछ भी लिख के दिया हो, बिना लिखे दिया हो, वर्बल अंडरस्टैंडिंग हो कि कल जब मोदी जी हटेंगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों के पद एक साथ आपको दे देंगे, आप प्रेसिडेंट भी रहिएगा, प्राइम मिनिस्टर भी रहिएगा, चीफ मिनिस्टर भी रहिएगा, चलिए सब कह दिया। तो आप कहने को आप कुछ कह दीजिए, लेकिन ये फैक्ट रिमेन्स कि वो अपने वर्ड्स का ऑनर नहीं करती है बीजेपी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को पूरे देश ने देखा था, जब उद्धव ठाकरे को कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर हमारा अलायंस आया, और नहीं बनाया। तो नीतीश कुमार जी के पास ऐसी कौन सी चीज है कि उनको बनाया जाएगा? यहां से बात शुरू करनी है। अब बात आती है कि ये कॉन्स्पिरेसी क्यों है। कॉन्स्पिरेसी इसलिए है कि सबसे ज्यादा सूट ये कर रहा था कि आप अगर इंडिया आज इस चीज से बीजेपी को सीट का जो फायदा हुआ या जो नहीं हुआ, सबसे बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को हुआ है। और जो बीजेपी जिसमें सफल रही है, इसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, कितना नुकसान होगा, कंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिहार तक रहेगा, लेकिन आज की तारीख में एज थिंग स्टैंड्स टुडे, इंडिया अलायंस का इसमें बहुत डैमेज हुआ है, इमेज में, नैरेटिव सेट करने में, सारी चीजों में। और दूसरी चीज पे अब बीजेपी फिर से लग गई है। बीजेपी का हरदम ये ध्यान रखिएगा, दुश्मन नंबर 1 वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। वो कभी भी जेडीयू मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, अपना आम आदमी पार्टी मुक्त भारत नहीं कहती, वो कांग्रेस मुक्त भारत। और उस एजेंडा में कांग्रेस को जिस तरह से अब गाली देने का काम, अब बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार चले गए, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस का वहां लेना एक ना देना दो। वहां पे जो सबसे बड़े प्लेयर थे लालू यादव और तेजस्वी यादव, अपनी मनोवृत्ति जिस तरह से वो करते, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने पिछले 18 महीने अपने को रिस्ट्रेन किया हुआ था, धैर्य के साथ काम कर रहे थे। और ऐसे में ये लगता है कि एक प्लान के तहत उनको वहां भेजा गया, उनसे कहा गया वहीं रहो, और ये सारा जब कुछ हो जाए तो कमजोर कड़ी के तौर पे टाइम हम बताएंगे कि कब वहां से आपको हटना है।
और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसलिए मैं करता हूं कि उनके जो सबसे 3 प्रमुख सलाहकार इस समय पॉलिटिकल हैं जो वो रहते हैं, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी और विजय कुमार चौधरी। नीतीश कुमार जी के सलाहकार हरदम चेंज होते रहते हैं। जब समता पार्टी बनी थी, उनके जो सबसे घनिष्ठ थे ललन सिंह, आज कहाँ हैं? जब समता पार्टी बनी थी, अपना मंत्री पद छोड़ के आए थे वशिष्ठ बाबू, आज कहाँ हैं? मैं ये नाम इसलिए, शक्नी बाबू की डेथ हो गई, ठीक है, बहुत से मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि ये एक समस्या नीतीश जी की है कि वो पुराने लोगों को साथ नहीं, वो हरदम नए अपने जो साथी हैं उनको हरदम चेंज करते रहते हैं। और तो और वो आरसीपी सिंह और पीके आज कहाँ हैं? जो प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह का भी एक दौर आया था। इन सबके बीच ऐसा लगता है कि ये, और 2 और लोग थे, हरवंश जी दिल्ली में बैठ के और केसी त्यागी जी दिल्ली में बैठ के बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। और कॉन्स्पिरेसी के तहत ये तय किया गया था कि एक ऐसी स्टेज आएगी जब नीतीश जी को ये समझाया जाएगा कि आप इट इज वेरी इनसिक्योर, लोग आपको मानेंगे नहीं। और वो जब समय आया, जब इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा चोट लग सकती थी, जब वो बिहार और वेस्ट बंगाल की यात्रा एंटर करने वाली थी, उस समय दे हैव स्ट्राइक इट डाउन। तो ये मुझे और विश्वास होता जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है। मेरी आपकी कोई बात नहीं होती अजय, वी आर टॉकिंग, मतलब अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू करने से 1 मिनट पहले बात किए, लेकिन जस्ट इन कोइंसिडेंस कि जिस तरह से मैं सोच रहा था वैसे ही आपका डेटा भी उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है जो बात मैं आपसे कर रहा था। अजय जी, मैं ये इसलिए बोल रहा था कि अगर 3 पार्टी के बीच में सीट डिवाइड होंगी तो जेडीयू को उतनी सीट्स वहां पे नहीं दी जाएंगी कंटेस्ट करने को, जितनी अगर 2 पार्टी हैं जैसे बीजेपी के साथ हमेशा से जेडीयू को 100 के ऊपर सीट्स ही मिली हैं कंटेस्ट करने को, 110 या 120, और बीजेपी कम ही सीट्स लेती है, चाहे वो 90 ले 80 ले जो। लेकिन जब महागठबंधन में ये लोग आए थे, अगर आपको याद होगा, तब शायद आरजेडी और इनके बीच में 100 सीट्स गई थी और बाकी कांग्रेस को दी गई थी। लेकिन इस बार जब वही 3 पार्टी बैठती तो कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आरजेडी का ऊपर जा रहा है, जेडीयू का नीचे आ रहा है, तो वहां पे नीतीश जी को 100 सीट्स नहीं मिलने वाली थी। वो आरजेडी भी नहीं दे सकता था, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस उस डिस्कशन में है ही नहीं। तो ये बात, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात बहुत पहले से पता थी, ये डेटा हमेशा से था, और ये हो नहीं था क्योंकि नीतीश कुमार, जिनका ग्राफ नीचे गया है, उनको सिर्फ 43 सीट्स मिली हैं पिछली बार। वो अगर 100 सीट पे नहीं लड़े थे इस बार, तो वो 43 की भी नीचे 20 होने का उनका खतरा है। तो ये मैं आपको इस एंगल से ये बता रहा था। और ये तो बात क्लियर है कि एलजेपी तो एक स्टूज है बीजेपी का, जो केवल वोट काटने के लिए यूज हो रहा है। अरे वो 200 कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं और 1, 2, 4 सीट्स वो लोग जीतते हैं, तो बेसिकली उनका कोई पॉलिटिक्स में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो जैसे AIMIM पार्टी है, वो कहीं भी खड़ा करती है, इसी तरह से एलजेपी भी बन गई है। लास्ट में ये मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन ये है कि आरजेडी पिछले 2 बार से हमेशा इसके लार्जेस्ट पार्टी रही है असेंबली में, तो ये लोग क्या अपना, जब नीतीश जी वापस आए थे तो क्यों तैयार हो गए थे इतने इजीली नीतीश कुमार को सीएम बनाने में? उस समय क्यों नहीं लालू यादव या तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम मैं बनूंगा? आनंद नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली उसमें कांग्रेस का भी एक बड़ा रोल था। ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी और लालू जी ने मिलकर डिसाइड किया था कि लेट नीतीश लीड इट। नीतीश को भाई एक स्पेस चाहिए, नीतीश को फेस भी बेटर थे, लालू जी का हेल्थ और लालू जी के जो कोर्ट केसेस हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब नहीं आ सकते, उनका रोल एक कोच का रह सकता है या एडवाइजर का रह सकता है। और वो स्ट्रेटेजी ठीक भी थी, उसमें मुझे कोई दोष नहीं लगता है। मुझे अभी भी, मतलब मैं इसलिए लगता है कि नीतीश जी वहां गए हैं तो नीतीश जी ने अपना जो भी यश कमाया था, उनको भाई सुशासन बाबू कुछ लोग कहते थे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार में नीतीश के शासन को एज कंपेयर टू लालू जी को थोड़ा हंसी मजाक वाला, लेकिन नीतीश कुमार ने ये करके फॉर ऑल टाइम्स टू कम हिस्ट्री will now remind him, will always
सी मिस्टर नीतीश कुमार, अब क्या नाम बोले, मतलब मेरे वो रहे हैं, कोई खराब नाम करना नहीं, लेकिन उनको बहुत अच्छे नेता, राजनेता के रूप में नहीं जाना जाएगा। उनकी गिनती बहुत ही मौका परस्त थी। अब तरह तरह के नाम लिए जा रहे हैं, वो नाम क्या लें, उस तरह के उसमें होगी। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि इस सारे गेम में सबसे बड़े लूजर नीतीश कुमार जी रहे हैं। 17-18 साल चीफ मिनिस्टर थे, 1-2 साल और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग विल चेंज, बट ही हैज बीन अ बिग लूजर। राइट राइट। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जो भी 17-18 साल रहे और आगे भी शायद 1 आध साल रहेंगे, इसमें मैं किसी और दिन करूंगा। बिहार का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कोई खास यहाँ पर फर्क नहीं आया है। खैर, आज के प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे, कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद आनंद। थैंक यू।